साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए टेस्ट देख रहे हैं, जिसके तहत हम लोग कुछ प्रश्नों के आंसर राइटिंग को देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें जो पहला टेस्ट है उसको अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि जीएस पेपर 1 से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि चट्टान से आप क्या समझते हैं? निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें चट्टान को परिभाषित करना कि चट्टान होता क्या है, और फिर इसको जो इसके वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को बताएंगे, और फिर उसके महत्व को बताते हुए एक संतुलित निष्कर्ष दे देंगे हम। तो सबसे पहले चट्टान क्या होती है, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे चट्टान क्या होती है इसके लिए ये लिखिएगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं, चट्टान कहलाते हैं। चट्टानों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। बस आपको चट्टान के बारे में इतना ही लिखना है। अब हम लोग चट्टानों के जो प्रकार हैं वर्गीकरण उस पर देखें तो शैलों को निर्माण पद्धति के आधार पर या चट्टानों को निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, दूसरा अवसादी चट्टानें, तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों की बात करें तो देखिए, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा से भी होता है, अतः इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इनकी बनावट इसके आकार या एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। इसकी जो बनावट है इसके आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के बारे में इससे बेहतर आप सीधे सीधे आग्नेय चट्टानों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को लिख दीजिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, ये कठोर होते हैं और इनसे पानी नहीं छनता है। दूसरा, ये रवेदार होते हैं और इनमें क्रिस्टल होते हैं। तीसरा, इनका संबंध जो है ज्वालामुखियों से होता है। तीसरा, अधिकतर जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो धात्विक होती हैं, ठीक है। और इसके प्रकार में एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताएंगे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेशिया, ये आग्नेय शैल के उदाहरण हैं, ठीक है। ये आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। इसका आगे चलकर क्लासिफिकेशन होता है, उसे हमें नहीं करना है अभी। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ये देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि पृथ्वी की सतह की शैलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत रहती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न वही बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत होते जाते हैं। यह प्रक्रिया शीलीभवन या लिथिफिकेशन कहलाती है। और इसके उदाहरण कौन से हैं? चूना पत्थर, कोयला, बालुकाश्म इत्यादि जो है ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर अवसादी चट्टानों के बारे में इतना लिखने से बेहतर है कि आप अवसादी चट्टानों की विशेषताएं बता दें सीधे सीधे पॉइंट वाइज। तो ये क्या है? पहला देखिए, ये जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं। जो अवसादी चट्टान होती है इसमें जैविक एवं अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं, और इनके चट्टानों में विभिन्न आकार के छिद्र होते हैं तथा अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। आपके ना ही आग्नेय में पाए जाते हैं और ना ही रूपांतरित में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये जो जलीय अवसादी चट्टानों में भी कई प्रकार होती हैं, तो उसमें जो जलीय अवसादी चट्टानें होती हैं वो सूखने पर उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये आप विशेषताएं बता सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर चूना पत्थर, कोयला, बालुकाश्म इत्यादि अवसादी शैलों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की। रूपांतरित चट्टानें, तो देखिए इसमें क्या होता है कि दाब, आयतन और ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप रूपांतरित शैल निर्मित होती हैं। जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती हैं यही आपकी रूपांतरित शैल हो जाती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है या रूपांतरण होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं का पॉइंट वाइज लिखिएगा। इसमें जीवाश्म नहीं होते। जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और इनमें पपड़ियाँ पाई जाती हैं। तथा कुछ रूपांतरित चट्टानों में पानी नहीं छनता है, कुछ में छनता है, जैसे कि आपकी संगमरमर। और चौथा है, बहुत सी रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो रवे दानेदार होती हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टज इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुनामी से आप क्या समझते हैं? और हिंद महासागर में सुनामी की संभाव्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग सुनामी को संक्षेप में परिभाषित करेंगे, और फिर इसके जो संभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है
भूकंप एवं ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में होने वाले अचानक हलचल से महासागरीय जल का आकस्मिक विस्थापन होता है। ठीक है, आकस्मिक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। अब हमें बात करना है हिंद महासागर में सुनामी की संभाव्यता के बारे में। तो देखिए, सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर जो है वो सबसे खतरनाक स्थिति में है। क्योंकि महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में ये सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और ये सर्वाधिक आपके कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में। अब यदि हिंद महासागर के क्षेत्र की बात करें तो इसका एक उदाहरण है जो यहाँ पर सुनामी आई। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की तली के नीचे उत्पन्न सुनामी की लहरें भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे निक्षेपण का परिणाम थी। यदि देखा जाए, अब जो हिंद महासागर में सुनामी के संभावित क्षेत्र हैं उनको आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे ये कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिंद महासागर स्थित देश के पूर्वी तट पर, किस पर? पूर्वी तट पर उन क्षेत्रों की सूची की पहचान की है जो सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। इनमें पुरी, उड़ीसा वाला इलाका, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, वाटापलेम, चेन्नई, कुडुलोर, पुदुचेरी, रामेश्वरम, थुदुकुट्टी, अलापुजा, चावारा और कोच्चि शामिल हैं। इन नामों को आपको याद रखना है, जो ये आपका कोरोमंडल तट वाला इलाका है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? वहीं म्यांमार, ये तो भारत की बात की है हिंद महासागर में जो है, और दूसरा जो है म्यांमार की बात करें तो वहीं म्यांमार एक प्रमुख भूकंपीय प्लेट में स्थित है जो वास्तव में भूकंप संभावित है और मध्यम और बड़े परिमाण वाले भूकंपों के लिए खतरनाक है, जिसमें इसके लंबे तटीय क्षेत्रों के साथ सुनामी के खतरे भी शामिल हैं। जब भूकंप आएगा तो यहाँ पे सुनामी की भी खतरा है। जो तट रेखा है इसकी काफ़ी लंबी है, 2300 किलोमीटर। जो वर्मा की तट रेखा है लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है और इसमें 3 अलग अलग हिस्से शामिल हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी अराकान राखीन तट, दक्षिणी इरावाड़ी अय्यरवाड़ी डेल्टा तट और तीसरा है उत्तर दक्षिण तेनशेरीम तिनथारी पट्टी। ऐसे में यह क्षेत्र सुनामी के नज़रिए से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसके पहले अतीत में देखें तो पश्चिमी भारतीय प्रायद्वीप ने सबसे अधिक विनाशकारी सुनामी का अनुभव किया जो 28 नवंबर 1945 को मकरान क्षेत्र में जो भूकंप था वो 8.1 तीव्रता का था। इस भूकंप द्वारा अरब सागर में दर्ज किया गया था। अरब सागर भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है। यहाँ सुनामी के दौरान लहरों की ऊंचाई मकरान तट पर यदि देखा जाए 17 मीटर और कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में 11 मीटर से 11.5 मीटर थी। अब निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परिप्रशांत तटीय पेटी में सक्रिय ज्वालामुखियों की विस्तृत अवस्थित और हिंद महासागर की इससे निकटता, दूसरा और प्लेट अभिसरण, भूपर्पटी के चट्टानी संस्तरों में भर्सन जैसी अभिक्रियाएं सुनामी की संभाव्यता को प्रभावी बना देती हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न देखें, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था परंपरागत फसलों पर आधारित थी जिस पर ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापक प्रभाव पड़ा। इस पर टिप्पणी करना है। तो देखिए, इसको पहले क्या करेंगे कि इस पूरे प्रश्न को जो है एक समराइज फॉर्म में लिखेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। कैसे? कि भारत में ब्रिटिश द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, अर्थात कृषि का परंपरागत फसल से नकदी फसल के रूप में रूपांतरण हो गया था। यह व्यवसायीकरण ब्रिटिश के हितों से परिचालित था, न कि भारतीय हितों पर आधारित था। यह भूमिका हुई। दूसरा, अब इसके आगे क्या बताएंगे कि सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि इस काल में ब्रिटेन में औद्योगिकरण, चूँकि यहाँ पे हमें क्या है कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है उसके पश्चात ही व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसी के तहत जो है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो है परंपरागत फसलों पर आधारित थी वो आपकी व्यावसायिक कृषि में तब्दील कर दी जाती है। सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि इस काल में ब्रिटेन में औद्योगिकरण अपनी चरम अवस्था पर था। इसके लिए उसे सबसे पहले क्या चाहिए था? कच्चे माल की आवश्यकता थी और फिर कच्चे माल जब तैयार हो जाता तो उसे ऐसे बाजार की तलाश थी जहां इस तैयार माल की खपत हो सके। चूँकि ब्रिटेन का कृषि आधार उसकी ज़मीन पर कमज़ोर था, चूँकि ब्रिटेन कृषि प्रधान देश रहा नहीं है, इसलिए
उसने भारत में कृषि व्यवसायीकरण नीति को प्रोत्साहन दिया, जिससे उसे कच्चे माल की आपूर्ति हो सके, साथ ही इस धन की प्राप्ति से ब्रिटिश द्वारा तैयार माल को खरीदा जा सके, जिससे ब्रिटिश को आवश्यक बाजार की, अब वो कच्चे माल खरीदेंगे तो उसके बदले में भारतीयों को क्या मिलेगा, पैसे, और वो ये जो धन की प्राप्ति होगी इससे ब्रिटिश द्वारा तैयार माल को वो खरीदा जा सके, जिससे ब्रिटिश को आवश्यक बाजार की तलाश की पूर्ति हो जाए। अतः ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई यह नीति पूर्णतः ब्रिटिश हितों को साधती थी। इस नीति से भारतीय कृषि व्यवस्था एवं किसानों पर, कृषि अर्थव्यवस्था में किसानों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव, इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला प्रभाव, चूंकि व्यावसायिक कृषि को अपनाने से पूर्व कृषि अर्थव्यवस्था में तकनीकी के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, इसलिए जितने भाग में इन नकदी फसलों को उगाया गया उतनी ही क्षेत्र में मोटे अनाजों की कमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अकाल, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि तब मोटे अनाज ही खाने के मुख्य साधन थे। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इन नकदी फसलों का मूल्य बढ़ता तो इसका लाभ मध्यस्थ एवं बिचौलिए ले जाते, और जब मूल्य घटता तब इसका सीधा अधिभार जो है किसानों पर पड़ता था। अतः कृषि करना बोझ लगने लगता। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, अतः भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर कृषि के व्यवसायीकरण के नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यह गतिविधि संचालित थी, जिसके कारण फसल प्रक्रिया के रूपांतरण के दौरान जिस प्रकार के निवेश तकनीक की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति ना हो सकी। इस प्रकार से यह प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।